गुड मॉर्निंग क्लास। ट्रैफिक में आज हम लोग पढ़ेंगे आईपीसी सीआरपीसी मतलब ये क्या है। देख रहे हैं कि पुलिस की परीक्षा से संबंधित यह है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन है कि आर्टिकल क्या होता है, अनुच्छेद क्या होता है, आईपीसी क्या होती है, सीआरपीसी क्या होती है। तो हमको लग रहा है कि आज क्लियर हो जाएगा सबको कि आईपीसी सीआरपीसी भारतीय साक्ष्य अधिनियम या अनुच्छेद या आर्टिकल क्या है। ठीक, तो चलिए बिना विलंब किए हम लोग देखेंगे कि आईपीसी सीआरपीसी क्या है। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए जो हमारा संविधान है, संविधान एक किताब है, सभी लोग जान रहे हैं। तो संविधान में जो पॉइंट बात लिखी गई है इसको हम आर्टिकल या अनुच्छेद कहते हैं, उसे आर्टिकल या अनुच्छेद कहते हैं। लेकिन इसी संविधान के अंतर्गत कुछ पॉइंट है जिसको हम लोग देख ले रहे हैं। एक है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। एक है आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड, आईपीसी हो गया 1860। एक होता है सीआरपीसी, इसे कहते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। हिंदी में आईपीसी को कहा जाता है भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता। इसको कहा जाता है दंड प्रक्रिया संहिता। यह 1973, यानी ध्यान से देखिए जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 है, आईपीसी या इंडियन पीनल कोड इसको हिंदी में कहा जाता है भारतीय दंड संहिता 1860 है, और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो सीआरपीसी है इसको दंड प्रक्रिया संहिता कहा जाता है। यह 1973 से संबंधित है। अब इसमें संबंधित सबसे पहले हम लोग इसको समझेंगे कि है क्या। देखिए अपराध क्या है और सजा का प्रावधान, यानी अपराध और सजा का प्रावधान, यानी ये क्या कर रहा है, अपराध को परिभाषित कर रहा है और उसके लिए क्या सजा दी जाएगी, यह आईपीसी कह रही है। अब कोई व्यक्ति अपराध कर दिया तो अपराध करने के बाद और जो न्यायालय द्वारा दंड दिया जाता है उसके बीच जो प्रक्रिया चलती है वह सीआरपीसी के अंतर्गत आ रही है। हमको लग रहा है आपको बात समझ में आ रही है। यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति अपराध किया तो अपराध की परिभाषा और उसके लिए कैसी सजा, यह प्रावधान आईपीसी कर रहा है। अब अपराध तो हो गया, अपराध के बाद और दंड से पहले, हम यहाँ लिख दे रहे हैं अपराध के बाद और दंड से पहले की जो प्रक्रिया है वो सीआरपीसी कहलाएगी, यानी सीआरपीसी के अंतर्गत वो आएगी। अब देखिए इसमें क्या है, आईपीसी में जो पॉइंट बात लिखी जाती है इसको धारा या दफा या सेक्शन के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार जो पॉइंट बात यहाँ लिखी जाएगी इसको धारा कहा जाएगा। उसी प्रकार जो पॉइंट बात इसमें लिखी गई इसको धारा कहा जाएगा। अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो 1872 है इसमें धारा की संख्या 167 धारा आईपीसी में है। सॉरी, आईपीसी नहीं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 167, इसमें 511 है। 511 यानी आईपीसी में धारा कितनी है तो 511, इसमें 484 है। इसमें चैप्टर 23 चैप्टर हैं। आईपीसी में चैप्टर की संख्या 23, इसमें चैप्टर की संख्या 37। इसमें अनुसूची जो है 2 है। तो हमको लग रहा है कि आईपीसी क्या है, सीआरपीसी क्या है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे पहले हम लोग देखेंगे कि आईपीसी और सीआरपीसी ये है क्या।
तो देखिए आईपीसी में हम इधर बता दे रहे हैं, इधर की स्क्रीन साफ आ रही है। हाँ चलिए देखिए आईपीसी क्लियर हो गया होगा, यानी यह अपराध को परिभाषित करता है और उसके लिए कैसी सज़ा है इसका प्रावधान करता है। सीआरपीसी क्या है, अपराध होने के बाद और दंड मिलने से पहले इसके बीच में जो प्रक्रिया चलती है वह सीआरपीसी के अंतर्गत आती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, यानी कोई व्यक्ति अपराध किया, अपराध में किस प्रकार के औजार का प्रयोग किया, क्या है जो साक्ष्य के रूप में रहता है, यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत आता है। अब इस आईपीसी की शुरुआत कैसे, थोड़ा हम लोग इसके बारे में देख ले रहे हैं। तो देखिए 1833 के चार्टर एक्ट के तहत 1834 में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। इसका अध्यक्ष बनाया गया था मैकाले को, और मैकाले की अध्यक्षता में ही आईपीसी का गठन किया गया। तो यह तो स्वतंत्रता से पूर्व की बात है। स्वतंत्रता से पूर्व जो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था, इसके अंतर्गत जो आईपीसी बनी, इस आईपीसी के अंतर्गत सिर्फ यही था कि भारतीयों को डरवा के रखा जाए, भारतीयों को इतना डरवा दिया जाए ताकि वह ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने अपनी बात को न कह सके और उससे डरे। तो मैकाले की अध्यक्षता में तो आईपीसी बन गई। और आईपीसी क्या हम लोग इधर कंफर्म कर लिए। अब देखिए स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन 1955 में किया गया। स्वतंत्रता से पहले विधि आयोग का गठन 1834 में, प्रथम विधि आयोग, इसके अध्यक्ष मैकाले हैं। लेकिन स्वतंत्रता के बाद भारत में जो प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया 1955 किया गया। इसका अध्यक्ष एएमसी सीतलवाड़ थे। वर्तमान समय में जो विधि आयोग चल रहा है, वर्तमान में यह 22वां विधि आयोग है। इसके अध्यक्ष जो हैं ऋतुराज अवस्थी हैं। तो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण पॉइंट है। प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया था? 1834 में। अध्यक्ष कौन है? मैकाले। स्वतंत्र भारत के बाद मतलब प्रथम विधि आयोग का गठन 1955 में। इसके अध्यक्ष कौन है? एमसी सीतलवाड़ थे, जो वर्तमान में ये 22वां विधि आयोग है, जिसके अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी हैं। तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब आईपीसी के तहत कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, हम लोग उसको देख ले रहे हैं। अब इसको आइए देख लिया जाए कि इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो हम इधर धारा को लिखकर उनसे क्या संबंध है उसको हम लोग लिख देंगे। जैसे धारा 302 जो है हत्या, यानी किसी व्यक्ति की हत्या कर दी गई तो हत्यारे को धारा 302 लगेगी। अच्छा, 304 दहेज हत्या, यानी धारा 304 क्या है? दहेज वाले मसला में अगर किसी की हत्या हो रही है तो धारा 304 लगेगी। इधर 307 यानी यह रहेगा हत्या का प्रयास, यानी किसी व्यक्ति द्वारा किसी को मारा गया, वह व्यक्ति बच गया, मतलब उसकी मृत्यु नहीं हुई, तो इसे कहा जाएगा हत्या का प्रयास। यह मतलब कि धारा 307 के तहत आएगा। अगला पॉइंट इसमें आपका है 376 ये बलात्कार से संबंधित। नीचे किसकी सही आ रही है? बलात्कार से संबंधित धारा 376 है। 395 डकैती, 395 किससे संबंधित है? डकैती से। अच्छा, अब डकैती के लिए देखिए क्या है। अगर 5 व्यक्ति किसी अपराध को कर रहे हैं, मतलब जबरदस्ती, तो इसे डकैती कहेंगे। 5 से कम, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, अगर 5 से कम रहेंगे
अगर वह रात में कोई चोरी कर रहे हैं तो उसे चोरी कहेंगे। और 5 से कम व्यक्ति हों, किसी से ज़बरदस्ती कुछ लूट रहे हैं तो इसे लूट कहा जाएगा। तो हमको लग रहा है कि चोरी क्या है, यानी 5 लोगों से कम रहें, किसी के घर में या बैंक में घुसकर ज़्यादा से ज़्यादा धन चुरा लें तो वह चोरी होगी। लेकिन 5 से कम रहें, किसी बैंक में घुसकर किसी को औजार या हथियार के बल पर डरवा कर अगर लूट रहे हैं तो वह लूट कहलाएगी। लेकिन अगर वही 5 लोग रहेंगे, 5 से ज़्यादा रहेंगे तो उसको डकैती कहा जाएगा। तो डकैती 395 धारा के अंतर्गत आ रही है। तो हमको लग रहा है इधर बात क्लियर हो गई होगी। आगे देख लीजिए 310, धारा 310 जो है ठगी करने से है। ठगी करना, अगर कोई ठगी कर रहा है तो धारा 310 है। और 312 जो है स्त्री गर्भपात, स्त्री गर्भपात है। यानी स्त्री गर्भपात का मतलब बच्चा पेट में रहे और उसकी अगर हत्या करवा दी जाए, यानी उसका गर्भपात करवाया जाएगा, तो धारा 312 के अंतर्गत वो आएगा। तो हमको लग रहा है इतनी बात क्लियर हो गई। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट और है, इसको देख लीजिए। 186 सरकारी काम में बाधा, सरकारी काम में बाधा, सरकारी काम में बाधा हो गई। मतलब धारा 186 के अंतर्गत क्या है, अगर कोई सरकारी काम में बाधा डाल रहा है तो उसे धारा 186 लगेगी। अगला पॉइंट है 264 और 266, धारा 264 266। यह नाप तौल खोटा, नाप तौल खोटा, नाप तौल खोटा का मतलब यानी कोई तराजू से बटखरा का प्रयोग करके कोई माल कम तौल रहा है तो वह 264 और 266 धारा के अंतर्गत आएगा। तो हमको लग रहा है नीचे की स्कीम समझ में आ रही है। हाँ, 279 धारा 279 जो है यह तेज वाहन, तेज वाहन, तेज वाहन चलाने से संबंधित। अगर कोई तेज वाहन चला रहा है तो धारा 279 के तहत उसे गिरफ्तार किया जाएगा। तो हमको लग रहा है आज की टॉपिक आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि इसमें हम लोग आईपीसी, सीआरपीसी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इनका सन महत्वपूर्ण है। इनको क्या नाम दिया गया है, इसके अंतर्गत कितनी धारा है, इसके अंतर्गत कितनी धारा, इसके अंतर्गत कितनी धारा, हम लोग इस पर विचार किए। आगे मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।